आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के नाम उन वीर सूरमाओं के नाम पर रख दिए गए जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इनमें शामिल है शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा, जो 1947 में एक हाथ में प्लास्टर होने के बाद भी पाकिस्तानी घुसपैठियों से टकरा गए थे। शहीद मेजर शैतान सिंह 1962 में चीन से जंग में जिनके हाथ जख्मी हुए तो उन्होंने पैरों से मशीन गन चलाई थी। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने में अहम भूमिका निभाई थी। शहीद कैप्टन मनोज पांडे, जिन्हें 1999 के कारगिल युद्ध में जाबाजी से लड़ने के बाद शहादत मिली थी। शहीद लांस नायक अल्बर्ट एक्का, जो 1971 की जंग में अकेले पाकिस्तानी बंकरों पर बम लेकर कूद पड़े थे। इनका जिक्र सबसे पहले इसलिए क्योंकि ये भारत के परमवीर हैं, सदा के लिए। कहते हैं कि दुश्मन देश से बाहर ही नहीं होता बल्कि देश के अंदर भी होता है। आज ऐसे ही दुश्मनों को एक्सपोज करने का दिन है। आज हम एक ऐसी साजिश को एक्सपोज करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही है, जिसके निशाने पर सनातन धर्म भी है। इसमें वो जहरीली बयानबाजी भी है जिसमें रामचरितमानस से लेकर भगवान राम और माता सीता को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात तुर्की की, जहां की संसद में हाल ही में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया, लेकिन इस बात पर बहस के लिए नहीं कि उनकी अर्थव्यवस्था गर्त में है या महंगाई पर आसमान छू रही है वहां पर, बल्कि इस चर्चा का विषय था यहां पर कश्मीर। तुर्की से करीब 4,500 किलोमीटर दूर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां शांति और अमन पाकिस्तान और उसके कई साथी देशों की आंखों को चुभता है। इसलिए तुर्की की संसद में जो विशेष सत्र बुलाया गया था उसमें कश्मीर की आवाज़ उठाने के लिए एक कमेटी बना दी गई। लेकिन असल में खबर सिर्फ इतनी नहीं है, इसके पीछे छिपा है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का एक खतरनाक मंसूबा, जिसके पीछे एक ऐसी ख्वाहिश जिसके कामयाब होने का मतलब है सिर्फ तबाही। ये सपना है खलीफा बनने का, और इसी को पूरा करने के लिए अब तुर्की ने कश्मीर को अपना वजीर बनाने की चाल चली। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर एर्दोआन का ऑपरेशन खलीफा क्या है, लेकिन उससे पहले समझने की जरूरत है कि आखिर तुर्की भारत के खिलाफ कश्मीर को अपना वजीर क्यों बनाना चाहता है। दरअसल एर्दोआन को पता है कि कश्मीर के जरिए उन्हें मुस्लिम मुल्कों में भारत विरोधी माहौल बनाने में आसानी होगी। यूएन तक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कश्मीर भारत के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। कश्मीर का मुद्दा उठाकर तुर्की पूरी दुनिया में मुसलमानों के बीच सहानुभूति चाहता है। कश्मीर के जरिए वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंच पर खुलकर सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि तुर्की से अच्छी तरह ये जानता है कि खलीफा बनने की राह में भारत उसका सबसे बड़ा कांटा है। एक बात क्लियर है, कैसे तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत विरोधी माहौल की जमीन पर अपनी साजिशों की फसल उगा रहा है। लेकिन भारत के खिलाफ मौजूदा वक्त में जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसकी टाइमिंग भी समझने की बहुत जरूरत है। दरअसल भारत दुनिया की दशा और दिशा तय करने वाले उस वैश्विक संगठन की मेजबानी कर रहा है जिसे G20 कहा जाता है। ठीक उसी समय BBC की एंट्री इंडिया डॉक्यूमेंट्री में आ जाती है। जब ग्लोबल पावर के तौर पर भारत का झंडा बुलंद हो रहा है तो तुर्की जैसे देश अपनी संसद में कश्मीर पर कमेटी बना रहे हैं। जब भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का बड़ा प्लेयर बन रहा है तो यही बात इस्लामिक देशों के एक धड़े को खटक रही है, जिसमें दो बड़े देश हैं, तुर्की और पाकिस्तान। दरअसल तुर्की जिस तरह से कश्मीर को लेकर एक्टिव है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ऑपरेशन खलीफा। खलीफा की लड़ाई इस्लामी वर्ल्ड को कंट्रोल करने की लड़ाई है, लेकिन इसका असर दुनिया के हर मुल्क पर पड़ेगा। एर्दोआन भी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो उनके खिलाफत वाले मंसूबों का सबसे बड़ा रोड़ा है। इसलिए एर्दोआन का एंटी इंडिया बार बार खुलकर सेंटीमेंट सामने आ जाता है। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर तुर्की ने पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया था। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का साथ देता है। भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ तुर्की के रिश्ते अच्छे हैं और तुर्की हमेशा इसे और बेहतर बनाने की कोशिश में रहता है। इसके अलावा तुर्की ने पाकिस्तान को अपना सबसे विध्वंसक TB2 ड्रोन दिया है। तुर्की ने भारत विरोधी एजेंडे के तहत भारत से भेजे गए गेहूं लेने से भी इनकार कर दिया। जून 2022 में तुर्की ने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय गेहूं में रुबेला वायरस होने का दुष्प्रचार भी किया था। यहां यह भी याद रखने की जरूरत है कि तुर्की में इस वक्त खाने पीने की चीजों की किल्लत है। महंगाई दर 85% के करीब है। बावजूद इसके तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का ध्यान अपने देश की आर्थिक सेहत को सुधारने के बजाय साजिशों पर लगा हुआ है।
तो कश्मीर तुर्की के रडार पर है। ये एक ऐसा सेंटर है जिसे तुर्की अपने एजेंडे को कामयाब बनाने का सबसे बड़ा हथियार मानता है, इसलिए वो खुलकर दुनिया के सामने कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देता है। तो दुनिया की नजर अभी वॉर सेंटर्स पर टिकी है। कोई रूस यूक्रेन की ओर देख रहा है तो कोई चीन और ताइवान की तरफ, लेकिन किसी को वो बारूद नहीं दिख रहा जो धीरे धीरे जमा किया जा रहा है। ये बारूद है खलीफा बनने का, जिसका मतलब होगा मुस्लिम सुपर पावर बनना। दरअसल जो मुल्क और जो नेता खलीफा बनेगा वो दुनिया की मुस्लिम आबादी और मुस्लिम देशों का सरपरस्त यानी लीडर होगा। जो खलीफा बनेगा उसे मुस्लिम देश फॉलो करेंगे, यानी खलीफा के पीछे धरती के सभी मुस्लिम देश चलेंगे। जो खलीफा बनेगा वो दुनिया के दो बड़ी ताकतों यानी रूस अमेरिका के बराबर अपनी सत्ता चलाएगा, क्योंकि उसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे धनवान देश होंगे। जो खलीफा बनेगा उसके हाथ में कट्टरपंथी विचारधारा वाले संगठनों और देशों का रिमोट कंट्रोल भी होगा। अब शायद आपको इल्म हो चला होगा कि आखिर खलीफा के लिए ये जंग क्यों की जा रही है। करीब 98 साल बाद एर्दोआन फिर तुर्की को खिलाफत का केंद्र बनाना चाहते हैं। खलीफा के पास कितनी ताकत होगी इसे समझाने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी OIC से जुड़ी एक जानकारी आपको बता देते हैं। इस मुस्लिम संगठन में 57 देश हैं और खलीफा ही इसका हेड होगा। OIC में शामिल देशों की GDP दुनिया की कुल GDP का करीब 27% है। दुनिया के कुल निर्यात में OIC में शामिल देशों की हिस्सेदारी 10% है। OIC देशों की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 25% है। सोचिए, जो खलीफा बनेगा उसके पीछे 57 देश खड़े होंगे। खलीफा दुनिया के अर्थतंत्र को कंट्रोल करेगा। यही वो ताकत है जो 98 साल बाद एर्दोआन को खलीफा की जंग के मुकाम तक ले गई है। हालांकि मौजूदा वक्त में खलीफा बनना इतना आसान भी नहीं है और एर्दोआन ये अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आपको खलीफा से जुड़ा एक इतिहास भी बता देते हैं। दरअसल एक दौर में अरब के देश काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे और उनका साम्राज्य काफ़ी विस्तृत हो गया था। खलीफा बनने का मतलब था उस बड़े साम्राज्य की बागडोर को संभालना। इस मुस्लिम राज्य में सर्वोच्च पद पर जो उत्तराधिकारी नियुक्त होता था और संसार भर में वही मुस्लिमों का नेता भी माना जाता था, जिसे खलीफा कहते थे। सन 632 में समूचा अरब जगत इस्लाम के सूत्र में बंध चुका था। तब से इस सत्ता के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाने लगा। हालांकि 1517 से लेकर 1924 तक इस्लामी जगत पर ऑटोमन तुर्क का दबदबा रहा। वैसे 1924 में तुर्की का शासक कमाल पाशा ने अंग्रेजों के दबाव में आकर खिलाफत व्यवस्था का अंत कर दिया और तुर्की को गणराज्य घोषित कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर एर्दोआन के मन में खलीफा बनने की ख्वाहिश जगी है, जिसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि उनकी हर एक साजिश पर भारत की नज़र है। ये भी तय है कि कश्मीर पर उनकी नई हिमाकत का जवाब भी उन्हें ज़रूर मिलेगा। सत्ता में अब बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके चरित्र पर रचित रामचरितमानस की, जिन पर आपत्तिजनक बातें कहना, विवाद पैदा करना और हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाना कुछ लोगों के लिए नया फैशन बन गया। ऐसा लगता है जैसे रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने की राजनीतिक प्रतियोगिताएं हो रही हैं। पहले बिहार में नीतीश कुमार के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, फिर बिहार RJD के अध्यक्ष जगदानंद सिंह और अब यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बातें कही हैं। इसमें दक्षिण भारत का भी एक नया नाम जुड़ गया है। KS भगवान उनका नाम है, वो कन्नड़ लेखक हैं। इन चार चेहरों ने पिछले कुछ दिनों में भगवान राम पर विवाद खड़ा करने की हर मुमकिन कोशिश की है। पहले बात उत्तर भारत की करते हैं, जहां हमारे कुछ नेता अचानक रामचरितमानस के स्वयंभू शोधकर्ता बन गए हैं और बदलते दिन के साथ नए नेता आते हैं और इसमें गलतियां ढूंढने लगते हैं। नई कहानी समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रची है। उन्होंने तुलसीदास की रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर रामचरितमानस पर बैन नहीं लगा सकते तो विवादित अंश हटाए जाएं, क्योंकि इसमें कुछ जातियों का अपमान हुआ है। एक बार पहले सुन लेते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की आपत्ति क्या है, उसके बाद इस पर हो रहे रिएक्शन को सुनेंगे। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना विद्वान क्यों न हो, ज्ञान में दक्ष प्रवीण क्यों न हो, उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? तो ऐसे धर्म नहीं हो सकते जो किसी जाति वर्ग विशेष को गाली देता हो, जो जाति वर्ग विशेष के साथ सौतेला व्यवहार करता हो, जो जाति विशेष के लिए कुछ और एक वर्ग जाति विशेष के लिए कुछ और की बात करता हो, वो धर्म नहीं हो सकता। उन आपत्तिजनक तथ्यों को बैन करना चाहिए, जिससे कि तमाम जाति वर्ग विशेष के लोगों को इंगित करते हुए
अपमानजनक टिप्पणियाँ की गई। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस ग्रंथ ज्ञान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। संतों से लेकर बीजेपी के नेता और कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस पर आपत्ति जताई है। संतों का कहना है कि जब पता नहीं है तो बोलना नहीं चाहिए। तो बीजेपी कह रही है कि ये सब नफरत फैलाने के लिए हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बयानों की प्रतिक्रियाओं को इकट्ठा करके हमने 90 सेकंड की एक रील तैयार की है, आप उसे देखिए। आने वाले चुनावों में भीम और मीम इसकी रणनीति को पुष्ट करने के लिए ये बेईमान प्रयास हो रहे हैं। इसके पहले भी मुलायम सिंह ये प्रयास करके देख चुके थे, उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। प्रसाद मौर्य जैसे लोग विक्षिप्त हैं और समाजवादी पार्टी को उन्हें उस पर बयान देना चाहिए अखिलेश यादव जी को कि ये उनका विचार है या उनकी पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का विचार है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो है भगवान की जरूरत उनको नहीं है, इतने ताकतवर हैं, संपत्ति से, बल से, मैंने सत्ता से इतनी ताकत है कि उनको भगवान की सहारा की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि निर्बल के बलराम, जो निर्बल है, जो कमजोर है, वही जो है राम का सहारा जो है तलाशता है। तो इन लोगों को आज़ादी है, इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है राम की। इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन पे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विश्वास करता है, वो समाज के नेता सत्ता में रहते हैं, तब उनको ये सब चीज़ें याद नहीं आती हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद उनको याद आती है। इन किताबों को मानते हो या ना मानते हो, आपको ये हक नहीं है कि किसी भी धार्मिक किताब का मजाक बनाएं। आपको सबकी आस्था की इज्जत करनी चाहिए। स्वामी बनकर इस तरह का प्रसाद ना बने और खाली इससे ठेस हिंदुओं को नहीं पहुंच रही, मुसलमानों को भी पहुंच रही है, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान पुरुषोत्तम राम का सम्मान करते हैं। तो रामचरितमानस पर बिहार से शुरू हुए विवाद को अब यूपी के एक नेता ने आगे बढ़ा दिया है। तो भगवान श्री राम पर दक्षिण भारत के एक लेखक ने इतनी आपत्तिजनक बातें कही हैं कि उन्हें ना तो बोला जा सकता है और ना ही लिखा जा सकता है। ये बहुत ही अपमानजनक है। ऐसे में इस खबर को दिखाना बहुत बड़ा चैलेंज है। हम सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए इस खबर की परतें खोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो बात आप तक पहुँचेगी। कर्नाटक के जिस लेखक और बुद्धिजीवी ने भगवान राम पर आपत्तिजनक बातें कही हैं, उनका नाम है के.एस. भगवान। के.एस. भगवान हिंदू देवी देवताओं पर ऐसे बयान देने के लिए कुख्यात रहे हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही एक बयान दिया है। कर्नाटक के मांड्या में एक कार्यक्रम में के.एस. भगवान ने कहा कि राम राज्य बनाने की बात चल रही है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को पढ़ने से पता चलता है कि राम आदर्श नहीं थे। उन्होंने 11,000 वर्षों तक शासन नहीं किया, बल्कि केवल 11 वर्षों तक ही शासन किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो शालीनता की सीमाओं को तोड़कर बहुत आगे निकल गईं। उन बातों को सुनाना तो संभव नहीं है, इसलिए इस वीडियो की अश्लील भाषा को एडिटिंग की मदद से ढकना होगा। जो हमने सुना है वो आपको नहीं सुना सकते, आपको सुनना भी नहीं चाहिए, फिर भी एडिटेड वर्जन को आप सुन लीजिए। ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಪುರೋಹಿತರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕತೆ ಈ ಕತೆ ಏನೇನ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾನ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೀತೆ ಜೊತೆ ಸೀತಮಾದಾಯ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಮಧುಮೈರೇಯಕಂ, ಸೀತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೀತೆಗೂ ಮಧುಮೈರೇಯಕೆಂಬ ಹೆಂಡವನ್ನ ಕುಡಿಸಿ ಶಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶಚಿ ದೇವಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾಗೆ ಇವನು ಕುಡಿತಿದ್ದ ಅಂತ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇವೆಲ್ಲ वाल्मीकि रामायण। तो भगवान राम पर कन्नड़ लेखक के.एस. भगवान के इन विवादित विचारों का विरोध शुरू हो गया है।
कर्नाटक बीजेपी के नेताओं ने केएस भगवान पर सख्त एक्शन की मांग की है, तो कुछ हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की है। लोगों की मांग है कि हिंदू आस्था का अपमान करने के लिए केएस भगवान पर एक्शन होना चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है कि केएस भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर विवादित बयान दिया हो। ऐसा करने का उनका इतिहास बहुत लंबा रहा है। दिसंबर 2018 में भी केएस भगवान इसी तरह का विवाद खड़ा कर चुके हैं। वाल्मीकि रामायण को आधार बताकर भगवान राम से नशे की प्रवृत्ति को उन्होंने जोड़ा। उन्होंने माता सीता पर इसी तरीके की आपत्तिजनक बातें कही थी। अपनी पुस्तक राम मंदिर ये के बेड़ा में भी उन्होंने ऐसी ही बातें कही। तब भी भगवान राम पर उनके बयान का विरोध हुआ था। उनके घर के बाहर लोगों ने भगवान राम की पूजा की कोशिश भी की थी। देश में अगले साल चुनाव हैं। अगले साल ही राम मंदिर का निर्माण भी हो जाएगा। भक्त रामलला की पूजा भी कर पाएंगे। उससे पहले भगवान राम और रामचरितमानस पर विवाद तेज होता जा रहा है। इस बीच हिंदुओं और मुस्लिमों को लेकर दो अलग अलग पार्टी के दो बड़े बड़े नेताओं ने बहुत बड़े बड़े दावे भी किए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि देश में हिंदुओं को कभी खतरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन और इस्लामिक शासन के दौरान हिंदू कभी खतरे में नहीं थे, तो अब कैसे हो गए। दूसरी ओर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जोर देकर कहा कि देश में मुस्लिमों को अपनी लीडरशिप की जरूरत है। एक बार दोनों नेताओं को थोड़ा तसल्ली से सुनिए। आज हमसे कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जनाब, 500 साल के मुस्लिम हुकूमत में हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा। 100-150 साल का ब्रिटिश ईसाइयों का राज रहा, तब हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा। अरे हम हिंदू हैं। भारत का मुसलमान की कोई सियासी लीडरशिप बने, मैं खुल के कह रहा हूं आपसे। मैं कभी इस दुनिया से जाऊंगा एक ना एक दिन, मगर तुम याद रखना मेरी इस बात को, जहां तक अल्लाह मेरी आवाज को पहुंचाएगा। कोई सियासी पार्टी नहीं चाहती कि भारत के मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की एक सियासी क़ियादत बने। ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके गुलामी करें। ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके लिए कालीन बिछाएं, दरी बिछाएं, जिंदाबाद के नारे लगाएं, और ये नेता के लिए खव्वाली का प्रोग्राम करे, मुशायरे का प्रोग्राम कर दे। ईद के दिन आए तो बोले सर जरा आ जाइए ना शीर खुरमा खाने के लिए। ये चाहते हैं। तो इन दो बड़े बयानों के अलावा एक और ट्रेंडिंग राजनीतिक बयान है। यह बयान भी दिग्विजय सिंह ने ही दिया। जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती है कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की गई, लेकिन इसके कभी प्रमाण नहीं दिए गए। यानी सबूत मांगने वाली राजनीति के नए एपिसोड रिलीज होने फिर से शुरू हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। तो आप समझिए कि राम मंदिर, भगवान राम पर सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत, नेताओं के इन बयानों में आपको तनाव दिखेगा। और जब तनाव बढ़े तो समझ लेना चाहिए कि जल्द ही चुनाव है। क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम होने वाले हैं? ये सवाल आज दिन भर हर किसी की जुबान पर रहा। हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। सबको उम्मीद है कि महंगाई के दौर और बढ़ती EMI के बीच शायद राहत की एक किस्त पेट्रोल डीजल के सस्ते दाम होने पर मिल जाए। पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने की संभावना के संकेत केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बयान से मिले हैं। केंद्रीय मंत्री ने तेल कंपनियों से दाम कम करने की अपील की। जो अंडर रिकवरीज थी इनकी पेट्रोल और डीजल की, उसका H1 का लॉस कितना, कोई 28,000 करोड़ दोबारा था। तो ये कहना कि यहाँ दाम बढ़ते जा रहे हैं फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। दाम यहाँ पे स्टेबल है। मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कंट्रोल में रहे, तो अगर इनकी अंडर रिकवरी बंद हुई हो तो थोड़ा सा कम करें। बट ये प्राइसिंग डिसीजन ये खुद लेते हैं, हमसे नहीं पूछते हैं। हरदीप पुरी का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें नियंत्रण में रहती हैं तो तेल कंपनियों को दाम कम करने चाहिए। ऐसे में आज आपको इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के उत्पादन से लेकर आप तक पेट्रोल और डीजल के रूप में पहुंचने तक का पूरा खर्चा पानी यानी तेल पर सत्ता की सरल कुंजी मन में
सेव कर लेनी चाहिए, जो हम आपको बताने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत पर सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम से होता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 7 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो जुलाई 2022 में कच्चे तेल की कीमत $105.49 प्रति बैरल थी। अगस्त 2022 में ये कम होकर $97.4 प्रति बैरल हो गई। सितंबर 2022 में घटकर $90.71 प्रति बैरल हो गई। वहीं अक्टूबर 2022 में $91.60 प्रति बैरल हो गई। नवंबर 2022 में $87.55 प्रति बैरल ये रही। दिसंबर 2022 में $78.1 प्रति बैरल रही है, जबकि जनवरी 2030 में ये और कम हुई और $79.98 प्रति बैरल हो गई। यानी मौका भी है, दस्तूर भी है, इसलिए हरदीप पुरी ने दाम कम करने का टॉपिक छेड़ दिया। पिछले 7 महीनों में कच्चा तेल प्रति बैरल लगभग 2000 रुपये सस्ता हुआ, लेकिन तेल के दाम में कोई राहत नहीं दिखाई दी। ऐसे में सवाल है कि इस दौरान राहत किसको मिली। अगर पिछले 4 महीनों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के रेट ना तो बढ़े हैं और ना ही कम हुए हैं। इस पर आर्थिक जानकार क्या कहते हैं, ये भी जरा सुनिए। मंत्री जी ने यह भी बयान दिया है साथ में कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपनी मर्जी से नहीं कीमतें बढ़ाती हैं, हमारे कहने से नहीं। अगर ये बढ़ाती हैं या घटाती हैं या एक स्तर पर रखती हैं तो ये अपनी मर्जी से रखती हैं। तो इसमें सोचने वाली बात ये आती है कि जब इलेक्शन के इर्द गिर्द कैसे ये कीमतें बढ़नी रुक जाती हैं। क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज स्वयं इस बात का संज्ञान ले लेती हैं? क्या वो अपने मुनाफे को, अपनी बॉटम लाइंस को भूल जाती हैं कि भाई वो लॉस झेलने को तैयार हो जाती हैं क्योंकि इलेक्शन है? तो मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए जिसमें ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि क्या ये कीमतें वाकई में मार्केट पर आधारित हैं। अगर देश के 4 महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल ₹96.72 प्रति लीटर है, जबकि डीजल ₹79.62 प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल ₹106.31 प्रति लीटर है, जबकि डीजल ₹94.27 प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल ₹106.03 प्रति लीटर है, जबकि डीजल ₹92.76 प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल ₹102.63 प्रति लीटर है, जबकि डीजल ₹94.24 प्रति लीटर है। यह भी जानिए कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कैसे तय होती है। पेट्रोल का बेस प्राइस होता है, जिसके बाद प्रोसेसिंग चार्ज उस पर होता है, उसके बाद कंपनी का मुनाफा जोड़ा जाता है, डीलर का कमीशन जोड़ा जाता है, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, इसके बाद राज्य सरकारों का अलग अलग वैट लगता है। इसके बाद जो फाइनल रेट बनता है वो आपको देना होता है। दिल्ली का उदाहरण लें तो पेट्रोल के कुल दाम में 40% से भी ज्यादा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी, वैट और डीलर कमीशन का है, जबकि पेट्रोल का बेस प्राइस और माल भाड़ा जोड़कर दाम सिर्फ ₹57.36 बनता है। बाकी जितना भी है वो सब कुछ राज्य सरकारों का है और उसमें जो उनके टैक्स हैं वो आपकी जेब से भरने पड़ते हैं आपको। हमने आपके लिए दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम का ब्रेकअप भी निकाला है। इसके लिए हमने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आंकड़ों की मदद ली है। इस ब्रेकअप की तारीख है 16 जनवरी 2023, यानी सिर्फ 1 हफ्ते पहले का ये ब्रेकअप है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस ₹97.16 प्रति लीटर है। बेस प्राइस समझिए। इसमें माल भाड़ा 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से होता है, ₹57.16 इसमें हम बता रहे हैं बेस प्राइस। एक्साइज ड्यूटी ₹27.90 प्रति लीटर है। डीलर कमीशन औसतन ₹3.85 प्रति लीटर। इसके अलावा वैट ₹15.71 प्रति लीटर इसमें जुड़ता है। इस तरह दिल्ली में पेट्रोल का फाइनल दाम ₹96.72 प्रति लीटर है, जिस रेट पर आपको पेट्रोल दिया जाता है। इसके साथ ही दिल्ली में डीजल के दामों का ब्रेकअप भी आप देख लीजिए। डीजल का बेस प्राइस ₹57.94 प्रति लीटर है। माल भाड़ा 22 पैसे प्रति लीटर है। एक्साइज ड्यूटी ₹15.80 प्रति लीटर है। डीलर कमीशन ₹2.55 प्रति लीटर है। इसके अलावा वैट है ₹13.11 प्रति लीटर। इसी तरह दिल्ली में डीजल का फाइनल दाम ₹89.62 प्रति लीटर है। दरअसल तेल केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पारस पत्थर की ले जैसा है, जिससे कभी भी कमाई का सोना बनाया जा सकता है। तो तेल के खेल में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के पाले में गेंद डालती है, जबकि राज्य सरकार अपनी दलील देती है
एक सवाल ये भी है कि एक ही देश में अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल के रेट अलग अलग क्यों होते हैं। इसकी बड़ी वजह है राज्य का वैट टैक्स, जो राज्य के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे महाराष्ट्र में पेट्रोल पर राज्य सरकार 31% टैक्स लगाती है, जबकि गुजरात में सरकार 12 रुपये अपना टैक्स लगाती है। आंध्र प्रदेश में पेट्रोल पर राज्य सरकार 30% टैक्स लगाती है, वहीं कर्नाटक में राज्य सरकार लगभग 21% टैक्स लगाती है। राजस्थान में पेट्रोल पर राज्य सरकार 26 लगभग 27% टैक्स लगाती है, वहीं यूपी में राज्य सरकार 15.5% अपना टैक्स लगाती है। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पर राज्य सरकार लगभग 24.5% टैक्स लगाती है, वहीं यूपी में राज्य सरकार 16% टैक्स लगाती है। केंद्र और राज्य सरकारों का खजाना भरने का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोल और डीजल है। अगर पिछले 5 सालों में पेट्रोल डीजल से केंद्र और राज्य सरकारों की कमाई पर गौर करें तो साल 2017-18 में केंद्र सरकार की कमाई करीब 2,29,000 करोड़ थी, वहीं राज्य सरकारों की कमाई 1,85,000 करोड़ थी। साल 2018-19 में केंद्र सरकार की कमाई करीब 2,14,000 करोड़ थी, वहीं राज्य सरकारों की कमाई करीब 2 लाख करोड़ थी। साल 2019-20 में केंद्र सरकार की कमाई करीब 2,23,000 करोड़ थी, वहीं राज्य सरकारों ने 200 लाख करोड़ की कमाई की। साल 2020-21 में केंद्र सरकार की कमाई करीब 3,72,000 करोड़ थी, वहीं राज्य सरकारों की कमाई 2 लाख करोड़ थी। यानी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सबके लिए तेल कमाई का एक बड़ा साधन है। बड़ा सवाल यह है कि अब तेल के दाम घटेंगे या नहीं। कच्चे तेल के घटे हुए दाम जो कह रहे हैं, उस हिसाब से मौका भी है और दस्तूर भी।